अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब। इससे पहले जो डिस्कस किया था वो अपर लिम्ब के फ्रैक्चर से, लेकिन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जी लोअर लिम्ब का है। और लोअर लिम्ब को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ना फीमर की थोड़ी बहुत एनाटमी यानी चाहिए कि फीमर बोन की एनाटमी क्या होती है, इसके कितने हेड होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है इसमें, लेसर ट्रोकेंटर होता है इसमें, ठीक है, कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, इसका कौन सा सब ट्रोकेंटेरिक रीजन कौन सा होता है, इंट्रामेडुलरी चैनल्स कौन से होते हैं, ठीक है। अगर किसी को वो सब नहीं याद तो ये यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि जो ये फीमर का ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। यहाँ पे उसने ये मेंशन किया कि ये लेसर ट्रोकेंटर है ये वाला पार्ट, और ये कौन सा है, सब ट्रोकेंटिक रीजन है। ये क्या होता है, डिस्टली 5 सेंटीमीटर अवे होता है किससे, लेसर ट्रोकेंटर से, ठीक है। ये एमसीक्यू आता है, बस आपने यहाँ पे ये माइंड में रखनी है ये बात, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब की, फीमर के फ्रैक्चर की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले फीमर के फ्रैक्चर को करने से पहले आपने याद रखना है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ फीमर, और ये वाला जो इसका पोर्शन है ये कौन सा एंड है, इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ठीक है। विच वन इज दिस, प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है। अब देखें प्रॉक्सिमल पार्ट में ना बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इंट्रा कैप्सूलर रीजन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा कैप्सूलर रीजन, ठीक है। अब देखें सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा कैप्सूलर की। तो बच्चों इन्होंने यहाँ पे ना ये स्पेसिफिकली आपकी डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि ये देखें जी, ये इसका एंटीरियर कैप्सूल है और इसका ये कौन सा है, पोस्टीरियर कैप्सूल इंसर्शन। अगर स्पेसिफिकली इस जगह पे कोई फ्रैक्चर हो जाए ना ये कैप्सूल के अंदर, तो हम कहते हैं जी इसको कौन सा है, इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर। अगर किसके अंदर फ्रैक्चर हो जाए, कैप्सूल के किधर हो जाए, अंदर फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन बच्चों आपने याद रखना कि अगर कैप्सूल के बाहर होगा ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या इंडिकेट करेंगे, एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर। ये तो क्या होगी इसकी क्लासिफिकेशन, किसकी, हमारी प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर की। क्या क्या मैंने इसमें बच्चों आपको बताया, एक होता है इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं सब कैपिटल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। दो पार्ट मैंने आपको इसमें बताया ना, तो आपने इसकी एनाटॉमी भी याद रखनी है। सबसे पहले मैंने जो आपको बात बताई, फिर उसके बाद मैंने इसको ये कैप्सूल का आपको बता दिया, फिर उसके बाद मैंने बताया जिसमें ट्रोकेंटर होते हैं, सब ट्रोकेंटेरिक रीजन होता है, इसमें इंट्रामेडुलरी चैनल्स बता दिए, और बाकी जो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें लेबल की आपने उसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग आगे फ्रैक्चर को मजीद डिस्कस करना है। अच्छा अब बात करते हैं जी किसकी, इसकी क्लासिफिकेशन किसकी, इंट्रामेडुलरी इंट्रा कैप्सूलर सॉरी फ्रैक्चर की। इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर में पता बच्चों क्या होता है, देखें इंट्रा कैप्सूलर में ये होता है कि आपके कैप्सूल के अंदर फ्रैक्चर हो गया। जब हमारी ना इंट्रा कैप्सूलर में से ना ब्लड सप्लाई जो होती है ना हमारी प्रॉक्सिमल फीमर की बात करें तो वो उसको 3 आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है, और वो इसके अंदर से गुजरती हैं। वो आर्टरी कौन कौन सी होती है बच्चों, ये स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। आपने ये याद रखना कि कौन कौन सी, लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके अंदर क्या होता है, ये दो होगी लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दो आर्टरीज ये होगी, प्लस लिगामेंटम टेरिस स्मॉल, इसकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होती है किसकी, फीमर के प्रॉक्सिमल पार्ट को सप्लाई करने की। मैंने क्या क्या बताया आपको बच्चों, लेटरल सप्लाई बताइए आपको, लेटरल सर्कमफ्लेक्स थी फीमोरल आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कौन सी बताई मैंने आपको बच्चों, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और तीसरी कौन सी थी हमारी, इसकी माइनर सप्लाई थी किसकी, लिगामेंटम टेरिस की, ठीक है। ये इसकी क्या होगी बच्चों, ब्लड सप्लाई। और इसी में से क्वेश्चन आता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर हो गया, उसका इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर था, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इरिपेरेबल डैमेज हो जाएगी ये आर्टरीज जब डैमेज होगी तो ब्लड सप्लाई किसको नहीं मिलेगी, हमारी प्रॉक्सिमल फीमर को नहीं मिलेगी। जब प्रॉक्सिमल फीमर को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और विच टाइप ऑफ निक्रोसिस एग्जामिनर पूछता है, तो आपने बच्चों बताना है ए वेस्कुलर निक्रोसिस होगी इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें हमारी वेसल्स डैमेज हो रही हैं, ए वेस्कुलर निक्रोसिस होगी। और ये एग्जाम में एमसीक्यूज आता है कि ए वेस्कुलर निक्रोसिस हम पूरी बॉडी में स्पेसिफिकली मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको पीछे अपर लिम्ब में पढ़ाया था, स्केफॉइड पे देखते हैं, और हम किस पे देखते हैं बच्चों, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि हेड ऑफ फीमर पे देखते हैं स्पेसिफिकली, उधर भी क्या होती है, ए वेस्कुलर निक्रोसिस होती है, और एक हमारी
किस पे, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। स्पेसिफिकली जब हिप जॉइंट का फ्रैक्चर होता है ना, तब भी हम क्या देखते हैं, ए वैस्कुलर निक्रोसिस। एसिटाब्यूलर का फ्रैक्चर होना, उसकी वजह से जो हिप जॉइंट है उसको सप्लाई नहीं मिलती और इसके अंदर क्या होता है, ए वैस्कुलर निक्रोसिस हम इस पेशेंट के अंदर भी देखते हैं। और ये बच्चे एमसीक्यूज आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एग्जामिनर पूछता है जी ए वैस्कुलर निक्रोसिस किधर किधर होती है, तो आपने बताना है कि स्केफाइड बोन अगर फ्रैक्चर हो तब हेड ऑफ फीमर, या हमारा हिप जब फ्रैक्चर हो तब हो सकती है ए वैस्कुलर निक्रोसिस, या हमारा एसिटाब्यूलर फ्रैक्चर हो। ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं बच्चों। ठीक है, बस आपने ये याद रखने हैं तीनों। ब्लड सप्लाई बता दी आपको, इंट्राकैप्सुलर का अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई ये डैमेज हो जाएगी फीमोरल हेड की तरफ। ठीक है, फीमोरल हेड की तरफ जब हमारी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाएगी तो वहाँ पे वैस्कुलर निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर। अच्छा, ये तो थी इसकी क्या जी, मैंने आपको नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब बात करते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो हमारी ए वैस्कुलर निक्रोसिस बच्चों जो ये प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर करवा सकते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ही ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट है। ओस्टियोपोरोटिक में क्या होता है, हड्डियाँ टूटती हैं, बोन्स में से कैल्शियम निकलता है, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है उस पेशेंट के अंदर, तो इसीलिए उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। मोस्ट लाइकली इसमें कौन से लोग इफेक्ट होते हैं, जो कौन सी फीमेल इफेक्ट होती हैं, जो क्या होती हैं, मेनोपॉज होती हैं। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। मेनोपॉज के साथ एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। और ऐसे कौन से हैं जो इनको डायरेक्ट हिट हुई है, कोई चीज़ आके डायरेक्ट फॉल किए हैं, गिरे हैं हमारी किस पार्ट पे, फीमर वाली स्पेसिफिकली पार्ट पे गिरे हैं, तो तब भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, आपने ये याद रखनी है। या कोई ना कोई आरटीआई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, हमारी फीमर फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल उसका फ्रैक्चर हिस्सा हो सकता है। क्या क्या बता दिया, ओस्टियोपोरोटिक बता दिया, या कोई गिरा है उस साइड पर, या आरटीआई का पेशेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, या कोई ना कोई कैंसर था जो मेटास्टाइज होके किधर आ गया, हमारे स्पेसिफिकली किस रीजन पे आ गया, मेटास्टेटिक कैंसर, कोई ना कोई कैंसर था बोन में, वो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। और ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कहीं और से मेटास्टाइज होके बोन को आगे डैमेज करता है, तो वो है बच्चों प्रोस्टेट कार्सिनोमा। ये आपने बस याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या बता दिया, मेटास्टेटिक बोन डिजीज की वजह से हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, और मोस्ट कॉमन ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर हो सकता है। दीज आर द कॉजेज ऑफ प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ फीमर। अब देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी का फ्रैक्चर हो गया तो हमने उस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, क्लिनिकल फीचर कौन से होंगे। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, इस पेशेंट के अंदर ना मैंने आपको 3 बताई थी, वो हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था फ्रैक्चर्स का, पेन, डिफॉर्मिटी और डिसफंक्शन। इसमें हम बच्चों तीनों चीज़ें ही देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, पेन, डिफॉर्मिटी, डिसफंक्शन, ये सब में होगा। अगर तो फ्रैक्चर बच्चों डिस्प्लेस करके, बोन फ्रैक्चर हुई, साथ में क्या हो गया, डिस्प्लेस कर गई बोन, तो बच्चों अगर वो ठीक नहीं हो रही तो हमने उस पेशेंट के अंदर क्या करना है, उसको एक्सटर्नली रोटेट करके बोन को क्या कर देना है, छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना। ठीक है, अगर तो क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेस कर गया तो करना है ये। अगर वो डिस्प्लेस नहीं है तो वैसे ही हम एक्सटर्नल फिक्सेशन भी कर सकते हैं और हमारी इंटरनल फिक्सेशन भी हम उस केस में कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब बात करते हैं जी किसकी बच्चों, हमारे इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट की। अब हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बच्चों ये याद रखनी है बात इंपॉर्टेंट, अगर तो वो उसका अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हुआ लेकिन बोन स्टिल अपनी जगह पे ही है, तो हमने उसकी इंटरनल फिक्सेशन करनी है और साथ पे क्या लगा देने हैं, स्क्रूज लगा देने हैं। इंटरनल फिक्सेशन विद डायनामिक हिप स्क्रू, ये एमसीक्यूज मोस्ट लाइकली एग्जामिनर आज पूछता है कि कैसे ठीक करना। हमने अनडिस्प्लेस वाले पेशेंट को उसके अंदर क्या करना है, हमने स्क्रू लगा देना। बस इतनी बात आपने इसमें याद रखनी है कि इसमें अनडिस्प्लेस इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में अगर तो बच्चों वो क्या कर गया है, डिस्प्लेस कर गया, तो हमने क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहले मैं पीछे भी पढ़ा था, अगर ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट है और उसका डिस्प्लेस कर गया फ्रैक्चर, बेसिक्स में बातें पढ़ी थी फ्रैक्चर्स की, जब मैंने इंट्रोडक्शन इसका बताया था आपको डिटेल में, मैंने वहां पे आपको बताया था अगर ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट और फ्रैक्चर डिस्प्लेस कर गया तो इस पेशेंट को हमने किस तरह ट्रीट करना है, इसकी हेमी आर्थोप्लास्टी करनी है, इसका हमने क्या करना है, वो रिप्लेस ही कर देना। स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल हेड, वही मैंने आपको बताया, इसको क्या करना जी, रिप्लेस कर देना। ठीक है, हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे इस पेशेंट के अंदर, यही इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, समझ आ गई। जहाँ पे भी ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट होगा साथ उसके क्या हिस्ट्री होगी,
डिस्प्लेस फ्रैक्चर की, तो वहाँ हमने क्या करना होता है, हेमी आर्थोप्लास्टी ही करनी होती है। हिप ज्वाइंट जो भी स्पेसिफिकली ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा उसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। बस ये आपने याद रखने हैं। यहाँ तक समझ में आ गई ना सबको। अब बात करते हैं जी एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर। वही मैंने आपको बताया था, ये कैप्सूल है और कैप्सूल के बाहर अगर फ्रैक्चर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर। ठीक है, ये बाहर इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर। अच्छा, एग्जामिनर पूछता है कि बच्चों ए वेस्कुलर निक्रोसिस क्या एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर के अंदर हो सकती है, तो बच्चों आपने इसको आंसर देना, उस पेशेंट के अंदर ए वेस्कुलर निक्रोसिस नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि उसके ना आर्टरीज ने ऐसे इसको ना कवर किया होता है दोनों साइड से। ठीक है, एनास्टोमोस होती हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा कैप्सूल वाले पेशेंट, एक्स्ट्रा कैप्सूल से बाहर आर्टरी क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रही होती हैं और ऐसे घूम रही होती हैं। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होती है, ए वेस्कुलर निक्रोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक आर्टरी उसकी डैमेज होगी लेकिन दूसरी तो वहां पे है ही ना, वो तो उसको सप्लाई कर ही रही है ना, इसीलिए उस पेशेंट के अंदर ए वेस्कुलर निक्रोसिस नहीं हो सकती। आपने ये जरूर बताना एग्जामिनर को, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर नहीं होगी। और इसको भी हमने कैसे ठीक करना है, हमने इसको भी क्या करना है, हिप स्क्रूज और प्लेट्स के जरिए ठीक कर देना है। हिप स्क्रूज प्लस प्लेट्स के जरिए इसको क्या कर देना है, ठीक कर देना। बस इसमें यही इसका ट्रीटमेंट है। क्या बताया मैंने बच्चों, एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर था। एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर के अंदर ए वेस्कुलर निक्रोसिस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी आर्टरी रोटेट कर रही होती है, उसको सप्लाई कर रही होती है। अगर यहाँ की डैमेज होगी, यहाँ की तो बिल्कुल ठीक है ना, वो तो उसको ब्लड सप्लाई देगी ना उस पेशेंट के अंदर, इसीलिए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ए वेस्कुलर निक्रोसिस नहीं देख सकते। और हम इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, सेम क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्क्रू भी लगा सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्लेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये देखिए नीचे डायग्राम से उसमें दिखाया हुआ, ये देखें स्क्रू लगे हुए इस पेशेंट के ना। ये आपने बच्चों याद रखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करते हैं किसकी, सबट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर की। सबट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर में ये होता है कि बच्चों मैंने आपको सबसे पहले ऊपर जो डायग्राम दिखाई कि ये देखें लेसर ट्रोकेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सबट्रोकेंटेरिक रीजन। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, सबट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। और ये ना इसका अगर पूछा जाए, ये देखिए ये सबट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है कि आपकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर की क्या है, तो आपने बताना है बच्चों मेल यूनियन, डिलेड यूनियन। ये जल्दी जुड़ता नहीं होता। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है कि जी इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मेल यूनियन और डिलेड यूनियन होता है। इसको भी हमने क्या करना है, इंट्रामेडुलरी नेल डालने होते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर क्या करना होता है, स्क्रूज और प्लेट के जरिए इसको जोड़ देना होता है। और इसकी ये देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने मेंशन भी आपकी बुक में किया हुआ, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस फ्रैक्चर इज डिलेड यूनियन एंड द मेल यूनियन। बस इसमें यही याद रखना। और दूसरा आपने ये याद रखना कि 5 सेंटीमीटर अवे होता है, किससे, लेसर ट्रोकेंटर से अवे होता है। बस ये 2 से 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जी फिमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर, ये शाफ्ट वाला रीजन है। शाफ्ट में बच्चों आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, वो है कि जब भी शाफ्ट फ्रैक्चर होगी ना तो इसके अंदर वेसल्स डैमेज होगी। वेसल डैमेज होने की वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। और जब ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट के अंदर क्या ज़्यादा अगर हो गया तो किसके चांसेस होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक के भी चांसेस होते हैं इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, आपने सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है। ये इस एक और फ्रैक्चर आगे पढ़ेंगे, अगर उसमें पूछा जाए ना कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आपने बताना हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है, क्योंकि हम इसको अर्ली ही डायग्नोज कर लेते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो पूछेगा जी कितना ब्लड लॉस हो सकता है मैक्सिमली, तो आपने बताना 1000 से लेके 1500 ml तक इसके अंदर ब्लड लॉस हो सकता है। और इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट क्या देना है इस पेशेंट के अंदर, फ्रैक्चर वाले ट्रीटमेंट के अंदर, इसके अंदर शाफ्ट वाले फ्रैक्चर के अंदर हमने इसके अंदर क्या करना होता है, अगर तो पेशेंट अडल्ट है ना बच्चों, हमने इधर मैं आपको ट्रीटमेंट सेपरेट लिखवा देता हूँ। अगर तो क्या है बच्चों, एडल्ट है, तो उस पेशेंट के अंदर हमने क्या करना होता है, इंटरमेडुलरी नेल लॉक यूज करने होते हैं। ठीक है, दोनों साइड से क्या कर देंगे, जो नेल डालेंगे उसको लॉक कर देंगे। अगर तो बच्चों चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना, इसमें ना हम 2 तरह की ट्रीटमेंट देते होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम गैलोज ट्रैक्शंस। ये आपने ना बच्चों खुद देखनी है कि ये गैलोज ट्रैक्शन क्या होते हैं। ये ना आपने जाके गूगल से फोटोज देखनी थी, गैलोज ट्रैक्शन क्या होते हैं और बैलेंस ट्रैक्शन क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें देखनी है। जो गैलोज ट्रैक्शन है वो हम करते हैं किस में, इन्फेंट में करते हैं, और जो बैलेंस ट्रैक्शन होते हैं वो हम किस में करते हैं बच्चों, चिल्ड्रंस में करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है कि इनमें से बताएं जो हमारा बैलेंस ट्रैक्शन है वो किस में करेंगे और जो गैलोज ट्रैक्शन है वो किस में करेंगे। बस ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिफरेंशियल पॉइंट है, याद रखना है। फिर बात करते हैं फ्रैक्चर ऑफ नी के।
अब अराउंड द नी फ्रैक्चर हो रहे हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, ये तो डिस्टल फीमर कह लें या इसको, या अराउंड द नी कह लें, ठीक है। बात क्या है, दोनों एक ही है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर डिस्कस किए इसके, फिर हमने इसके बाद क्या डिस्कस किया था, फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया इसका शाफ्ट का फ्रैक्चर डिस्कस किया था, और अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, इसके डिस्टल फ्रैक्चर डिस्कस करने लगे हैं, किसके, फीमर के। ये बस आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या डिस्कस किया इसमें, प्रॉक्सिमल, फिर उसके बाद क्या डिस्कस किया हमने इस पेशेंट के अंदर, हमारा शाफ्ट और अब डिस्टल। अब देखिए इस पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, देखें जी, इसका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर भी हो सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हमने और भी एक जगह पढ़ा था, वो ये यहाँ पे फीमर है ना, वो किसका था, वो ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम फीमर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपने बस याद रखना है इस पेशेंट के अंदर। इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर भी हो सकता है फ्रैक्चर, टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर भी हो सकता है, और प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर। टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर पता क्या होता है, जो टिबिया का टॉप पे जो ऊपर से ना जो फ्लैट पोर्शन होता है ना टिबिया का, उसका फ्रैक्चर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली इसका ना फ्लैट पोर्शन होता है टिबिया का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिबियल, इसको प्लेटू फ्रैक्चर बोलते हैं। अब इस पेशेंट को भी हमने कैसे ट्रीट करना है, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, आपको पता है इंट्रा आर्टिकुलर की बात आ गई, ज्वाइंट की बात आ गई, सबकॉन्डाइलर की आ गई, तो हमने इसको भी ओपन करके ही ठीक करना होता है। अब उसने थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ पे सबकी बताई है। अगर हम बात करें सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की, तो आपने बताना है कि अगर किसी को सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया तो इसको भी हमने कैसे ट्रीट करना, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन इस पेशेंट के अंदर करनी होती है, यानी कि इंट्रामेडुलरी नेल डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसकी, अगर पूछे थे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ फीमर, तो आपने बताना मेल यूनियन एंड डिलेड यूनियन। अब बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर, नी जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, टी और वाई भी फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। इसके अंदर पता क्या होता है बच्चों, हमने इंटरनल फिक्सेशन करनी होती है विद स्क्रू एंड प्लेट्स। जहां पे भी बच्चों बात आ जाए ना इंट्रा आर्टिकुलर, तो आपने वहां पे मोस्ट लाइकली जो प्रेफरेंस देनी होती है वो स्क्रूज को देनी होती है, ताकि वो वहां पे जुड़ा रहे। जो नेल्स होते हैं ना वो भी हम डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पेशेंट को वो तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं मूवमेंट पे ना, तो इसीलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, स्क्रूज डाल देते हैं, स्क्रूज स्पेसिफिकली जरूर लगाते हैं उस पेशेंट में। फिर उसने यहाँ पे क्या बात लिखी है, टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर। टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर पता क्या होता है बच्चों, प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर हो जाना, ठीक है। प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, टिबिया प्लेटूल फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि जो फ्लैट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर एग्जामिनर पूछे मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर में, तो आपने बताना है बच्चों कौन सी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मल्टीपल टाइम का एग्जाम में आ भी चुका है, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी इसमें क्या करती है, डैमेज हो जाती है। अगर तो उसकी डिस्प्लेसमेंट लेस देन 2 मिलीमीटर है ना, तो उसको रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर तो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा तो रिडक्शन करके क्या कर दें, उसकी फिक्सेशन कर दें, इंटरनल फिक्सेशन कर दें। अब बात करते हैं जी प्रॉक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर की, वही टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर को हम प्रॉक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल टिबिया आर कॉल्ड द टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर। अब आर्टिकुलर फ्रैक्चर का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर उसके टिबिया के जॉइंट में वो क्या हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर टिबियल फ्रैक्चर बोलते हैं, टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर बोलते हैं, वो इसका फ्लैट पोर्शन होता है। अगर तो प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर हो गया तो इसको भी हमने कैसे ट्रीट करना है, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन से ट्रीट करना है इस पेशेंट के अंदर भी। अगर उसकी नर्व डैमेज होगी, न्यूरोवैस्कुलर इंजरीज होगी हैं, वेसल्स भी नीचे डैमेज होगी हैं, अब हमने इसमें ये भी देखना होता है, वही अपनी बेसिक्स को रिवाइंड करें, वो डिस्प्लेस है या नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखना जी अनडिस्प्लेस्ड है तो हम उसको क्लोज भी ट्रीट कर सकते हैं। डिस्प्लेस की बात कर ली, अनडिस्प्लेस की बात कर ली, न्यूरोवैस्कुलर इंजरी है या नहीं, अगर तो उसके न्यूरोवैस्कुलर इंजरी है या उसके ये डिस्प्लेस है, तो इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, हमेशा ओपन रिडक्शन ही करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ, इस पेशेंट के अंदर क्या प्रेफर करेंगे, ओपन रिडक्शन, बस इट्स मोर देन इनफ। फिर हम बात करते हैं जी प्रॉक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर के अंदर ना, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द टिबिया, अगर वो कोई खड़ा है ना स्पेसिफिकली कोई बंदा, और पीछे से या फ्रंट से कार आके, कार का जो नीचे, ये फॉर एग्जांपल ये एक कार है ना, ये मैं ऐसे करके कार बना देता हूँ, ठीक है। ये देखें,
ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, ये बम्पर होता है। बम्पर आके स्पेसिफिकली अगर बंदे के अंदर हिट करता है ना, तो उसका जो सबसे सामने वाला पार्ट होता है ना, वो प्रॉक्सिमल तिबिया ही होती है, ठीक है। जब बम्पर आके यहाँ पे लगता है प्रॉक्सिमल तिबिया पे, तो प्रॉक्सिमल तिबिया क्या कर जाती है, फ्रैक्चर कर जाती है। और इस फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक और भी नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बम्पर इंजरी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि गाड़ी का आगे बम्पर सीधा हिट कर रहा है ना, किधर, प्रॉक्सिमल तिबिया पे। उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि ये देखें, दीज फ्रैक्चर यूजली अकर ड्यूरिंग द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉल्ड द बम्पर इंजरीज। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इंजरीज एट द जंक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल 2/3 और डिस्टल 1/3। कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है अगर बम्पर इंजरी किसी को, ये प्रॉक्सिमल ये इतना पार्ट और डिस्टल इतना पार्ट, ठीक है। अगर नीचे लगी है तो डिस्टल 1/3 डैमेज होगा, अगर ऊपर लगी है तो प्रॉक्सिमल 2/3 डैमेज होगा। बस इट्स मोर देन इनफ। आपने बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना वो यही है कि बम्पर इंजरी क्या होती है। फिर इसकी हमने क्लासिफिकेशन की, वही ओपन रिडक्शन, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर है तो हम उसको कास्ट से भी ठीक कर सकते हैं, इंटरमेडुलरी नेल से भी ठीक कर सकते हैं, इंटरनल फिक्सेशन भी इसमें कर सकते हैं, सारी वही बात। ओपन फ्रैक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, वही सेम ट्रीटमेंट जो हमने वही पीछे जो सारी बातें पढ़ी हैं। तिबिया इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ओपन फ्रैक्चर। अगर पूछे जाना कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ओपन फ्रैक्चर कौन सी, ये एमसीक्यूज आता है, वो है तिबिया इज द मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या है कि उसने बोला है कि जो इसकी स्किन होती है ना, वो डिफिकल्ट होती है क्लोज करने के लिए, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम साथ में क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जिकल इंटरवेंशन जरूर करते हैं, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज हैं। इसकी स्किन एक तो डिफिकल्ट होती है क्लोज करनी, दूसरी बात है इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन क्या है, फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन ओपन फ्रैक्चर इस तिबिया वाले पार्ट में ही होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी ग्रेडिंग की। उसने गुस्टिलो एंड द एंडरसन ने इसकी ग्रेडिंग की थी। ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है। ग्रेड 2 के अंदर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इन्वॉल्व होती है। ग्रेड 3 के अंदर आपकी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रेड 3A में होता है कि एक्सटेंसिव लेसरेशन, अब थोड़ी सी ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक बोन की कवरेज इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई। 3B में क्या होता है जी, हमारा पेरियोस्टियल जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो भी थोड़ी थोड़ी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, वो उसकी भी एक्सपोजर होना जो बोन के ऊपर होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। और 3C के अंदर हमारी वैस्कुलर इंजरीज भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमने वही ATLS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको ठीक करना होता है। सबसे पहले वही एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिफॉर्मिटीज देखनी होती है इस पेशेंट के अंदर। फिर साफ करें वुंड को, एनाल्जेसिक से एंटीबायोटिक दें इस पेशेंट के अंदर, टेटनस जरूर दें इस पेशेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो जाए, टेटनस आपको पता है कि फिर अगर उसको ना दें तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है और पूरी बॉडी के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ओपिस्थेटोनस वाली कंडीशन बन जाती है इस पेशेंट के अंदर ना। तो इसीलिए हमारा ज़रूर देना होता है क्या, टेटनस इस पेशेंट के अंदर। एक्सटर्नल फिक्सेशन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, सेम वही जो मैंने आपको पहले जितने फ्रैक्चर्स में बातें बताई हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, वैस्कुलर इंजरीज, डिलेड यूरिन, मेल यूनियन, नॉन यूनियन फुट ड्रॉप भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि हमारी अगर टिबियल बोन डैमेज हो जाए तो उस पेशेंट के अंदर कैसे फुट ड्रॉप हो सकता है। हमारी ना जो फुट को जो सप्लाई करती है वो होती है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। और ये किधर से गुजर रही होती है, तिबिया वाले पार्ट से गुजर रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो गया ड्यूरिंग कब, टिबियल फ्रैक्चर पे, तो ये डैमेज होगी नर्व और इसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, फुट ड्रॉप हो सकता है। और ये एमसीक्यूज आता है, ये इंपॉर्टेंट वन है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है टिबियल फ्रैक्चर की, तो आपने बताना फुट ड्रॉप हो सकती है। अब बात करते हैं फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस। ये पेल्विस आपको पता है कि बोनी रिंग होती है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि इस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलीमिया हो सकता है। अगर किसी को फ्रैक्चर होगा ना पेल्विस का, इस पेशेंट के अंदर क्या होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। जब इस पेशेंट के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो और क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, पेशेंट किधर चला गया, डायरेक्ट हमारा हाइपोवोलीमिक शॉक में। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर विच कैन लीड टू द हाइपोवोलीमिक शॉक, तो आपने बताना है जी फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस। अगर पूछा जाए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन ड्यू टू द फ्रैक्चर, तो आपने बताना है वो कौन सा है, शाफ्ट ऑफ द फीमर अगर फ्रैक्चर है, क्योंकि उसमें 1000 से लेके 1500 तक होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 1500 से लेके 2000 ml तक ब्लड लॉस हो सकता है। फिर उसने वही इसी क्लासिफिकेशन की है, स्टेबल फ्रैक्चर हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है और हमारा वर्टिकली अनस्टेबल हो सकता है। ये भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि उसने यहाँ पे बताया कि इसकी हाइपोटेंशन को कंट्रोल करना है। बाहर से हम क्या करेंगे, एक्सेसिव फ्लूइड देंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है, ताकि पेशेंट किधर ना चला जाए, हाइपोटेंसिव ना हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तो उसने बोला है उसका क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ किसका, पेल्विस का,
साथ उसने डैमेज कर दिया एब्डोमेन को भी, ठीक है, एब्डोमेन के विसरा को डैमेज कर दिया। तो आपने एब्डोमेन के विसरा बाद में ठीक करने हैं, पहले आपने जाके किसको ठीक करना है, हमारे जो पेल्विस का फ्रैक्चर है ना उसको ठीक करना है, ठीक है। अगर हम उसको पेल्विस के फ्रैक्चर को ठीक नहीं करेंगे, ब्लीडिंग होती रहेगी, जो ब्लड है वो जाके एब्डोमेन में कलेक्शन इकट्ठी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमाटोमा बोलते हैं, हीमाटोमा बन जाएगा इस पेशेंट के अंदर। इसीलिए पहले हमने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर पेल्विस के फ्रैक्चर को ठीक करना, उसके बाद जाके हमने एब्डोमेन को ओपन करना और उसको क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपने इसमें ये याद रखना है कि क्यों ये सब हमने इसके अंदर करना है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे क्या बात हुई है कि इसका ट्रीटमेंट वही ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, दैट्स मोर देन इनफ। उसने कहा कि अगर 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेशन हाइपोवोलेमिक शॉक, पीछे यूरिथ्रा होता है इसके बिल्कुल, तो इसीलिए इसकी यूरिथ्रा भी डैमेज हो सकती है और अर्थराइटिस भी हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। एसिटाबुलर फ्रैक्चर, अब एसिटाबुलम पता क्या होता है, हमारा कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ये होता है कि हमारा जो फीमर होता है ना बच्चों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, ये फीमर, ये देखें, ये जो फीमर है ना, ये जिस कप में जाके लगती है ना पेल्विस के, ये ऐसे इसके अंदर जाके फिक्स होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसमें याद रखना है, मुझे आप बताएं ये सही तरह बंदा चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। ये अपनी मतलब कि ये हाई वेलोसिटी इंजरी होती है, मतलब कि कोई ज़ोर से कोई चीज़ आके लगे तब जाके ये फ्रैक्चर होती है। उसकी भी उसने क्लासिफिकेशन कर दी, एक को बोलते हैं एलिमेंट्री फ्रैक्चर, एक को बोलते हैं एसोसिएटेड फ्रैक्चर, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। आपने याद रखना है एलिमेंट्री फ्रैक्चर में ये होता है कि 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पोस्टीरियर वॉल डैमेज हो सकती है, पोस्टीरियर कॉलम हो सकता है, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर कॉलम एंड ट्रांसफर। एसोसिएटेड फ्रैक्चर में यही कि एसोसिएट कर रहा है इसके साथ जो चीज़ें, पोस्टीरियर वॉल, ट्रांसफर फ्रैक्चर, पोस्टीरियर वॉल, टी शेप, एंटीरियर कॉलम, ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिए, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, वही ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करे। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपने याद रखना है कि शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दूसरा क्या हो सकता है, ए वैस्कुलर निक्रोसिस ऑफ हिप, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था कि ए वैस्कुलर निक्रोसिस ऑफ हिप होती है, क्यों होती है, एसिटाबुलर फ्रैक्चर की वजह से, दैट्स इनफ, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियन नर्व भी इस पेशेंट के अंदर डैमेज हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ ले।